कैसे विद्यार्थी? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपको विदित है कि हम आपके लिए रेलवे भर्ती परीक्षा तैयारी करवा रहे हैं। हम एक तीर से तीन शिकार कर रहे हैं। एक तीर मतलब वही मैथ्स, वही रीजनिंग, वही जीके, तीन शिकार मतलब होता है एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल। और आपको विदित होनी चाहिए कि कांस्टेबल की एग्जाम चालू हो चुका है, 2 मार्च से चलेगा, लगभग शायद 18 मार्च तक चल रहा है, 18 मार्च तक चलेगा। इस तारीख के बीच में अगर आप एग्जाम है तो आप बेहतर तैयारी करना चाहते हो मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, तो पर डे अपडेट होते रहिएगा और पर डे हमारे वीडियो देखिएगा। हम आपको मैथ्स से भी कवर करवाएंगे, रीजनिंग भी और जीके जीएस। जैसे ग्रुप डी आएगा साइंस का वीडियो अलग अपलोड होगा। चलो तो आपको बता दें, अगर आप नए हैं तो आपको इस प्रकार की रेलवे भर्ती परीक्षा जानकारी आपको अलग से प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। उसका नाम रहेगा रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 PYQ क्लासेस एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल करके। तो वहाँ जाकर विजिट कीजिएगा। लगभग हम मान लें तो अभी तक हमने 20+ वीडियो बना चुके हैं मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का, और हम न्यू भर्ती जो एग्ज़ाम चल रही है उनके अनुसार आपको अपडेट करके जो भी मैथ्स का है, रीजनिंग का, जीके जिसका जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वही पैटर्न फॉलो करके आप कवर करवा रहे हैं। चिंता ना करें, जो एग्जाम में आने वाला वही कवर हो रहा है। चलिए, और जीके जीएस की बात करें, हम टॉप वीडियो में हर वीडियो में 20 प्रश्नों को समाहित करते हैं और आप पता कि 50 प्रश्न अभी वर्तमान में आपको आने वाला है किस टॉपिक, किस भर्ती परीक्षा में, आरपीएफ कांस्टेबल में। और ध्यान रखें इस बात को, लास्ट तक बने रहिएगा, आप एग्जाम में आपको बहुत सहायता प्रदान करने वाला। चलिए दिखाते हैं, पहला प्रश्न देखिएगा। इसके पहले अगर आपने मैथ्स का वीडियो नहीं देखे हैं, रीजनिंग का नहीं देखे हैं, जीके जीएस का नहीं देखे तो एक बार विजिट करें और आपको अच्छा लगे तो ज़रूर हमें सहयोग करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप कमेंट भी कीजिएगा। और उन विद्यार्थियों पर जानकारी साझा कर जो विद्यार्थी पढ़कर बेहतर भविष्य बनाना चाहता है, जिसके पास आर्थिक समस्या है, वो हमारे साथ जुड़कर बेहतर कर सकता है। चलिए, हमें उम्मीद है हम जो जानकारी दे रहे हैं बहुत सही सटीक दे रहे हैं। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? इसके पहले भी हमें संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य के बारे में पूछा था, है कि नहीं? और इस प्रकार से आपको याद रखना है यूएनओ का मुख्यालय पूछ चुका, ध्यान रखें विद्यार्थियों। उसी प्रकार अगला प्रश्न में क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग जिसे हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगर आप बात करें संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय कहते हैं हम कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, ध्यान रखें, है कि नहीं? और यह न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है, ध्यान रखें विद्यार्थियों। अमेरिका का प्रसिद्ध शहर का नाम न्यूयॉर्क है, यहीं पर स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यूएनओ का। और एक अंग होता है न्यायिक अंग, ध्यान रखें इसके कितने अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के 6 अंग होते हैं, जिनमें से एक अंग का नाम क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या न्यायिक अंग कहते हैं, जिसका मुख्यालय हैग में है। जो कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड के हैग में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए, बहुत शानदार प्रश्न, अच्छा लगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है और पिछले साल के भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न ही हम आपको कवर करवा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें कहता है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 22 भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन 2 अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दिया गया? आप पता होना चाहिए, जब शुरू बार हमारा भारतीय संविधान निर्मित हुआ था उस समय 14 भाषाओं को मान्यता दिया गया था। उसके बाद बढ़ाकर अब वर्तमान में 22 भाषा हो चुकी है, जिनमें से और अन्य 2 भाषाओं की बात कर रहा है साहित्य अकादमी, तो आप जानते होंगे उसके द्वारा मान्यता दिया गया है, लेकिन संविधान में शामिल नहीं किया, याद रखेंगे। तो राजस्थानी और अंग्रेजी, समझे, राजस्थानी और अंग्रेजी ऐसे भाषा हैं जो मान्यता प्राप्त है लेकिन भारतीय संविधान में शामिल नहीं, याद रखिएगा। और इस प्रकार से अगर भाषाओं को लेकर है आपको तो भाग 17 में भाषाओं का उल्लेख है और 243 में राजभाषा को उल्लेख, याद रखिएगा। ये प्रश्न बन चुका है, भाषाओं को उल्लेख भाग 17 और आर्टिकल नंबर 243 में क्या है, राज्य की भाषा क्या होगी, मतलब हिंदी, समझे। तो याद रखिएगा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा को शामिल भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया गया, लेकिन मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई है? तो याद रखिएगा जिनेवा हमारा स्विट्जरलैंड, तो आप देखे होंगे, ठीक है। स्विट्जरलैंड में स्थित एक शहर का नाम क्या, जिनेवा है, और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया है, लेकिन कब किया गया, याद रखिएगा, ये है आपका 24 दिसंबर 2003 को, ठीक है। और 10 याद रखिएगा 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। हमारे भारत में
10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये भी प्रश्न बन चुका है, दिवस का भी प्रश्न आएगा, आप देख पा रहे होंगे। लेकिन हमें बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की स्थापना कहाँ पर हुई, याद रखेंगे स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। लेकिन यहाँ पूछा है कब हुआ, याद रखिएगा 24 दिसंबर 2003 को। हम पहले ही बता चुके हैं कंप्यूटर का भी प्रश्न आएगा, इतिहास का आएगा, भूगोल का आएगा, अर्थशास्त्र, राजनीति का आएगा, खेल का आएगा, गणित का आएगा, स्ट्रेटेजी के जैसा आएगा, है कि नहीं। यही एग्जाम है तो आपको पूछ रहा है। इस बार ध्यान रखें आरपीएफ कांस्टेबल कहते हैं, विद्यार्थी बता रहे हैं लगभग 10 से 15 प्रश्नों के बीच में सीए मतलब होता है करंट अफेयर प्रश्न आ रहे हैं, ध्यान रखें 10 से 15 के बीच में। तो आप पता 50 प्रश्नों का समार होने वाला आरपीएफ कांस्टेबल में, तो इस बात ध्यान रखते पड़ेगी विद्यार्थियों। जो एग्जाम हम पढ़ा रहे हैं, हम जी के जैसे पढ़ा रहे हैं फिलहाल, है कि नहीं। तो आप लोग पढ़ते रहे, एनटीपीसी में भी काम आ जाएगा, आपको ग्रुप डी में भी काम आएगा। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है। इंटरनेट जानते हो, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है, याद रखिएगा आईपी एड्रेस द्वारा। जैसे आप पता होगा जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब गुम जाता है या कोई व्यक्ति चोर लेता है, तब हम क्या करते हैं, उसको जो आईपी एड्रेस होता है ना, उसके माध्यम से हम उसका पता लगा लेते हैं कि वह सामग्री किस स्थान पर रखा है कि नहीं। उसके बाद हम चोर को पकड़ के उस सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं। तो आईपी एड्रेस के द्वारा हम किसी कंप्यूटर को पहचान सकते हैं, समझे कहाँ पर स्थित है। देखिए हमें क्या कहता है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, याद रखिएगा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयन की जाने वाले प्रथम भारतीय की बात याद रखें, मानवेंद्र नाथ राय। कौन, मानवेंद्र नाथ राय जो प्रथम भारतीय थे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है। आपको पता होना चाहिए ऐसे राज्य जहां पर आदिवासी जनजाति लोग निवास करते हैं वहां पर 6वीं अनुसूची लागू किया जाता है, जहां एक विशेष कानून अधिकार होता है जो उनको विशेष आरक्षण, विशेष सुविधाएं, विशेष अधिकार प्रदान करता है। अनुसूची 6वीं, ठीक है, याद रखिएगा। त्रिपुरा, मिजोरम, असम में शामिल है अनुसूची 6, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखते रहिएगा किस प्रकार से डीपली प्रश्न पूछ सकता है, किस प्रकार आर्टिकल पूछेगा, भाग पूछेगा, मौलिक अधिकार, मौलिकता पूछेगा, अनुसूचियां पूछेगा। तो क्या पूछ रहा है, टॉपिक को कितना अंदर लेके चल रहा है, आपको देखते चलना और वही टॉपिक आपको पढ़ना, समझे। चलिए, तो इस प्रकार याद रखिएगा अनुसूची 6वीं कहाँ पर लागू होती है, आदिवासी अंचलों क्षेत्रों में जहाँ पर विशेष अधिकार की आवश्यकता है, विशेष नियम आवश्यकता है, उन्हें विशेष नियम अधिकार दिए जाते हैं इस अनुसूची के तहत, समझे, जो अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं है। ऐसे प्रश्न। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक, याद रखिएगा मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा। तो हमें बोल रहा है 1600 से 1700 के बीच अवधि के बीच में एक धार्मिक शिक्षक हुआ करते थे जिनका नाम क्या है, मियाँ मीर। तो इनका संबंध पंजाब से, और पता है पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है, हरियाणा की भी चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश लखनऊ है, कर्नाटक की बेंगलुरु है। इस प्रकार राजधानी पता होनी चाहिए। कई बार जब सादृश्यता का प्रश्न आता है रीजनिंग में तो वहाँ आपको बेनिफिट मिल सकता है, समझे। चलिए, और आपको बता दें, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो अपने साथी के पास शेयर करें। अच्छा लगने की क्या बात है भाई, हम जो जानकारी पढ़ा रहे हैं सही सटीक ही पढ़ा रहा है, पिछले साल एग्जाम में आए वाले प्रश्न पढ़ा रहा है, और न्यू जनरेशन के साथ जो एग्जाम प्रश्न आ रहे हैं उस लेवल को ध्यान रख के पढ़ा रहे हैं, समझे। और आप पेपर तो देकर आइएगा, आप खुद लगेगा कि हम जो जानकारी बता रहे हैं सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। आप लोग आके कमेंट भी कीजिएगा जिससे हमारे मन में और मनोबल बढ़ जाए, हम जो दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं और अच्छे से दे पाए। अगर देख पा रहे होंगे आप लोग, ये आप प्रश्न देखते ही समझ पा रहे होंगे, यह साइंस का प्रश्न आया है। और ग्रुप डी में तो आप पता है, ग्रुप डी में आपको 25 प्रश्न आने वाले साइंस के। टेंशन बिल्कुल न लें, अभी हम आपको जल्द तैयारी करवाएंगे, बस आरपीएफ कांस्टेबल हो जाए, इसके बाद आपको एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों एग्जाम को फिर सही तो लेंगे। अभी एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल जल्द हो जाएगा, थोड़ा सा और समय मिल पाता तो हम आपको इसकी भी तैयारी बेहतर करवा पाते, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम प्रयास करेंगे, ध्यान रखें। चलिए, और हमें पूछ रहा है, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। मतलब जो अम्ल देख पा रहे होंगे आप लेफ्ट तरफ, राइट तरफ है जहाँ पर वो पाया जाता है,
समझे। तो हमें पता होनी चाहिए एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है जिसका खट्टा होता है। और एस कार्बिक अम्ल इमली में नहीं पाया जाता। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। कहाँ पर? इमली में टार्ट्रिक अम्ल। याद रखिएगा, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। एस कार्बिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? नींबू। याद रखिएगा इस बात को। इस प्रकार से हमें और भी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, कुछ भी प्रश्न बन सकता है कि नहीं। तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाएगा, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाएगा, एस कार्बिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा? नींबू में पाया जाएगा, और इमली में क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख पा रहे आप लोग। अब हमें भूगोल का प्रश्न पूछ लिया, विश्व भूगोल का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्षेत्र घास के मैदान से सम्मिलित नहीं है? इसके पहले विश्वविद्यालय नहीं कह रहा था, मतलब 3 ऑप्शन ऐसे थे जो बिल्कुल सही थे, चौथा एक गलत था। चलिए उसी प्रकार देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में जो घास का मैदान है उसे हम वेल्ड कहते हैं, और मध्य एशिया में घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान जिसे हम टाउन्स कहते हैं। अर्जेंटीना में जो प्रेरीज यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब आपको बताना जो प्रेरीज है ये कहाँ पर स्थित है कि नहीं? कहीं पर तो होगा जी। अब ये आपको होमवर्क बन गया कि कहाँ पर है। अगर आप नहीं बताओ होमवर्क तो आप समझ जाइएगा, एग्जाम में अगर इससे संबंधित प्रश्न आ गया ना तो आपका फिर नाश ही होने वाला है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। आपको बता दें कि शंघाई त्यौहार भारत की इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? याद रखिएगा, मणिपुर में। इस प्रकार से आपको त्यौहार, उत्सव, मेले भी पढ़ना पड़ेगा। ये प्रश्न हमें इंगित कर रहा है। और शायद फर्स्ट शिफ्ट जो आरपीएफ कांस्टेबल का 2 मार्च का, वहाँ इसी प्रश्न को पूछा था, संगाई वाला। अगर आप यकीन नहीं तो अपने साथियों से पता कर लीजिएगा। और वैसे बता दूँ था आपको मैं जानकारी रूप में, कल से आपको मैं जीके जीएस का एनालिसिस कवर करवाऊंगा, ठीक है, पर डे का। 2 मार्च का नहीं कर पाया, 3 मार्च और 4 मार्च कंटिन्यू आपको 18 मार्च तक लेके चलूँ, जब जब एग्जाम रहेगा। तो आप देखना चाहते हो तो अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा इसका मैं, आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस एनालिसिस करके, ठीक है। वहाँ जाकर वेट कीजिएगा और एग्जाम आपका ये भी देख लीजिएगा। चलिए, एग्जाम अगर आपका लेट है तो आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जीएस का एनालिसिस आपको 80-90% फायदा देगा, समझे। तो शंघाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है आपका? बोलिएगा, मणिपुर में, समझे। और अगर राजधानी की बात करें तो क्या होगा जी? आपका इम्फाल। आज रखिए विद्यार्थियों, मणिपुर में वर्तमान में राष्ट्रपति शासन लगा, याद रखिएगा। यहीं पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मणिपुर में शंघाई। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर जोड़ता है? इस प्रकार के प्रश्न तो पिछले अनेक भर्ती में पूछा जा चुका है, और आप देख पा रहे होंगे आरपीएफ क्वेश्चन इस प्रकार एनटीपीसी ग्रुप में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बार बार आपको बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है, तभी आपके दिमाग में जाएगा कि भाई सर सही कह रहे हैं। तो याद रखिएगा, हमें कह रहा है जो जल डमरू मध्य है उसका नाम बताओ, जो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता, याद रखिएगा, वो कौन है? बेरिंग जल डमरू मध्य, समझे। और अगर आपको बात करें पाक जल डमरू मध्य की बात करें तो ये भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। किसको? श्रीलंका को, समझे। ये भी शानदार प्रश्न है, अगर पूछेगा तो बननी चाहिए। भारत श्रीलंका को कौन जोड़ेगा? पाक जल डमरू मध्य। आप मत कहिएगा पाक है तो पाकिस्तान ना, बेरिंग की बात करें तो आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करता है जल डमरू मध्य। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हमें क्या कहता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न आया है। निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है? असंगठित मतलब होता है जहाँ पर लोग संगठित नहीं रहते हैं। तो याद रखिएगा, पुलिस संगठित बल है, खेती नहीं है, बैंक संगठित है, सरकारी नौकरी संगठित है। तो आपको ये बताना है कि भाई खेती को क्यों कहा गया असंगठित, क्यों नहीं है वो संगठित, है कि नहीं। तो आप अपनी राय दीजिएगा, इसको आंसर माना है रेलवे ने तो क्यों माना है? क्या गलत तो नहीं मान लिया? अगर गलत माना है तो आप लोग इस पर विचार करके हमें भी साझा करेंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देख पा रहे आप लोग, इनमें से किसने फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो उस समय की बात है, करंट अफेयर का प्रश्न था। तो आज रखिएगा, इस प्रकार से विदेश से संबंधित वर्तमान में जो परिघटनाएं घट रही हैं, कौन पीएम बन रहा है, किसकी सत्ता पलट रही है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। हमारा मकसद यही है प्रश्नों को दिखाकर आपको उस क्षेत्र में लेके जाना जिस क्षेत्र का प्रश्न आ रहा है या जिस प्रकार का प्रश्न आ रहा है। अगर हम कहते इतिहास के टॉप पर जो एग्जाम बार बार पूछते वहीं बता दें निकालने का, ऐसा नहीं। हम पूरा सिस्टमेटिक आपको इतिहास के, भूगोल के, राजनीति, अर्थशास्त्र, खेल के, सभी को एक साथ दिखा रहे हैं जो एग्जाम में आए हैं।
जिससे आप समझ पाओ कि कितना गहराई से प्रश्न पूछ सकता है। तो आप देखिएगा, इटली की वर्तमान उस समय पीएम की शपथ किसने ली थी, याद रखिएगा, मारिया दागी, समझे, कौन, मारियो ड्रागी, जो उस समय का प्रश्न था। अब आपको वर्तमान में जो न्यू बन रहे हैं आसपास देशों में, उनको याद रख, अगला प्रश्न देखिएगा। और रेलवे की एक बात हम आपको बता दें, प्रश्नों को रिपीट भी करता है, याद रखिएगा। देखिएगा, मैथ्स का हो चाहे रीजनिंग का हो, जी के जीएस का हो, वो रिपीट करेगा, मतलब करेगा। अब आप देख पा रहे हो कि अगर आप कंटिन्यू मुझे देख रहे हो तो ये प्रश्न, इससे संबंधित प्रश्न पहले ही आ चुका है। और निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की, याद रखिएगा, 73वां 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992। और 74वां 1992 की बात करें तो अब क्या आएगा, नगर पालिका, ठीक है, नगरीय निकाय। अगर स्थानीय निकाय की बात करें तो आप बोलेंगे जिन्हें ग्राम पंचायत कहते हैं, जिनका गठन अनुच्छेद 40 में है। मैं बता चुका, उस बार भी बताया था मैंने, ग्राम पंचायत तो गठन आर्टिकल नंबर 40 में है। और 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया है। और 74वां में क्या जोड़ा गया, 1992 में नगर पालिका नगरीय निकाय। ये भी बात बताया था मैं, आपको याद होगा तो आप पता होगा कि सर सही कह रहे हैं, आप कह पाओगे, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न दिखाएंगे विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न हमें कहता है, इदुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है। कई बार आपको बोल देगा इदुक्की परियोजना किस राज्य में स्थित है, किस क्षेत्र में स्थित है, किस राज्य में है, किस नदी पर बनाया गया, याद रखिएगा। तो हमें नदी की बात कर रहा है तो याद रखिए नदी आपका पेरियर है। अगर राज्य की यही बात कर दे तो रहेगा केरल। देखिएगा इदुक्की जो परियोजना है किस राज्य में है, केरल में, जिसकी राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। क्या रहेगा विद्यार्थियों, तिरुअनंतपुरम, समझे। और जो पेरियर एक क्या है, आपकी नदी है, वहीं पर स्थित क्या है, आपकी क्या है, इदुक्की परियोजना, समझे। चलिए जो जल विद्युत परियोजना है, इसके माध्यम से इस नदी से इस नदी को जल का उपयोग विद्युत बनाने में किया जाता है, समझे। चलिए अगले प्रश्न पे नजर दौड़ाते हैं। देखिएगा, भारत और खालिस्तान ने फरवरी 2021 में शहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिएगा, भारत और अफगानिस्तान, याद रखिएगा। भारत का राजधानी पता है क्या है, नई दिल्ली है, जहां पर वर्तमान में भाजपा की बीजेपी की सरकार बनी है। याद रखिएगा जी, रेखा गुप्ता जी, जो रेखा गुप्ता यहाँ की सीएम है वर्तमान में, क्या है, सीएम, चीफ मिनिस्टर, याद रखिएगा। और जो प्रवेश वर्मा, आप पता होगा, जो प्रवेश वर्मा जी क्या है, आपके डिप्टी सीएम है। वर्तमान बीजेपी गठबंधन सरकार बनी है। इसके पहले केजरीवाल आम आदमी पार्टी सरकार हुआ करती थी। चुनाव के बाद बीजेपी ने अपना सरकार स्थापित किया है। वर्तमान का प्रश्न जरूरी है, बननी चाहिए। भारत और अफगानिस्तान ने फरवरी 2021 में शहतूत बांध बनाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, इस बात को याद रखिएगा। इस प्रकार से हमें विदेशी रणनीति भी पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर ग्रुप में। अफगानिस्तान राजधानी क्या है, काबुल, क्या चलता है, काबुल। और यहाँ रहेगा अफगानी रुपया, जैसे भारतीय मुद्रा उसी प्रकार यहाँ क्या रहता है, अफगानी मुद्रा। और जब हम जीडी की तैयारी आप करवा रहे थे तब आपको बार बार को बोल रहे थे हम, जो मैथ्स का पोर्शन है, जो रीजनिंग का पोर्शन, जीके जैस का पोर्शन है, आपको एसएससी में भी काम देगा, अन्य भर्ती परीक्षाओं में और बैंक में भी काम देगा, रेलवे में काम देगा। तो आप याद रखिएगा, काम दे रहा है, वो कॉन्सेप्ट काम आएगा, वो जीके जैसे भी काम आएगा, है कि नहीं। चलिए थोड़ा सा लेवल अलग होता है जाके एसएससी, बैंक, रेलवे का, है कि नहीं, स्टेट लेवल का। चलिए सरकारी आयोग की स्थापना, याद रखिएगा, सरकारी नहीं, सरकारी, क्षमा चाहूँगा इस बात पर मैं, क्या बोला है, सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोजन हेतु की गई थी। मतलब अगर आपको बोल देगा सरकारिया आयोग की स्थापना कब हुआ, ये अपने आप प्रश्न है, 1983। अगर आप कहोगे सर ऐसा प्रश्न कभी जिंदगी पूछा नहीं, तो आप बता दें प्यारे विद्यार्थियों, पूछा है। देखिएगा, कहीं आप अगर तैयारी पहले से कर रहे हैं तो आपको पता होगा, पूछा। अगर पहली बार आप तैयारी कर रहे हो, पहली बार पढ़ रहे, थोड़ा समस्या होगा आपको समझने प्रश्नों को कि भाई पूछा नहीं पूछा, इसलिए तो हम आप बता रहे हैं, विश्वास है ना आपको। चलिए, तो 1983 में सरकारी आयोग की स्थापना हुई थी, लेकिन किस उद्देश्य से किया गया था, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, इसका मतलब है राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध और शक्ति की संतुलन जांच करने और परिवर्तन का सुझाव देने के लिए। सीधी बात, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंधों को ठीक ठाक करने, उनके बीच तालमेल बैठाने व
उन्हें विचार विमर्श या सहायता प्रदान करने को उद्देश्य किया गया था। ये बात याद रखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न। इस अगला प्रश्न हमें कहता है युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आपको आंदोलन, सामाजिक संगठन, स्थापना, कहाँ पर स्थापना हुआ, किसने किया, जिसे पढ़ना पड़ेगा। आज युवा बंगाल आंदोलन की बात करें तो ये रहेगा हेनरी विवियन डिरोजियो, ठीक है, हेनरी विवियन डिजिरियो, याद रखिएगा। इन्होंने अंग युवा बंगाल आंदोलन शुरुआत किया था, जिसे अंग बंगाल आंदोलन भी कहते हैं, समझे कि नहीं। चलिए, तो अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमें कह रहा है मलाला ने शरणार्थियों समझ आएंगे लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है। मलाला ने शरणार्थियों लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी, याद रखिएगा। तो मलाला कौन है, मलाला यूसुफजई। कौन, मलाला यूसुफजई, जानते हैं उनको, आप लोग नहीं जानते होंगे, ध्यान रखिएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है, याद रखिएगा। पहली महिला, प्रथम महिला, सबसे कम उम्र में, याद रखिएगा। लगभग 14 साल, थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन लगभग 14 वर्ष में पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला जी। चलिए, तो हम आप बता रहे हैं कि क्या है ये प्रथम महिला है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला सबसे कम उम्र में। अगर आप बात किया जाए तो कहाँ के रहने वाले, याद रखें, तो पाकिस्तान की है। और पाकिस्तान जो भारत का हिस्सा हुआ करता था पहले 1947 के पहले, आज़ादी के पहले, ध्यान रखिएगा। वहीं से रहने वाले कौन है, मलाला यूसुफजई। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे पुस्तक के नाम, तो उस पुस्तक का नाम क्या है, वी आर डिसप्लेस्ड, ठीक है, वी आर डिसप्लेस्ड, याद रखिएगा। ये पुस्तक का नाम है जो कौन लिखा है, मलाला यूसुफजई। और किस पर आधारित है, याद रखिएगा, शरणार्थियों लड़कियों पर आधारित है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है। और कहाँ से रहने वाली है, बता चुके हैं, पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की राजधानी क्या, इस्लामाबाद, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, याद रखिएगा। हमें पहले पता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना पहले पूछ चुका, याद रखिएगा, 1885 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ, याद रखिएगा, मुंबई महाराष्ट्र में। ये प्रश्न पूछ चुका है। और बहुत सारे अधिवेशन के बारे में प्रश्न पूछा है। तो अध्यक्ष कौन, इस पर स्थापना A.O. हुम ने किया था। और हमें याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा कौन है, W.C. बनर्जी, ठीक है। अगर हम बात करें WC, तो WC बनर्जी, तो जी याद रखिएगा, उनका शॉर्ट नाम है। लेकिन अगर बोले आपको तो पूरा नाम क्या होगा उसका, वेमेश चंद्र बनर्जी। क्या रहता है पूरा नाम, याद रखिएगा, वेमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। आज हम पूरा नाम बता चुके आपको, W.C. बनर्जी बोले या वेमेश चंद्र बनर्जी बोले, बात एक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले अध्यक्षता की थी, पहली बैठक की। और A.O. हुम ने स्थापना की, बता चुके हैं। और पहली महिला की बात करें, याद रखिएगा विद्यार्थी, कौन होती, एनी बेसेंट। कौन, एनी बेसेंट। और अगर आपको यही पूछ लेता है कि पहली भारतीय महिला, तो वो कौन रहेगी, सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट प्रथम महिला है, लेकिन प्रथम भारतीय महिला कौन, एनी बेसेंट है। और फखरुद्दीन तैयब, कौन, फखरुद्दीन तैयब, जो आपके पहले मुस्लिम क्या हुआ करते थे, कांग्रेस के पहले मुस्लिम क्या हैं, अध्यक्ष हैं। इस प्रकार से हमने आपके लिए टॉप 20 प्रश्नों को समार लेकर आए थे, जो आपको RPF कांस्टेबल में एग्जाम चल रहा है वहाँ काम देंगे, साथ में NTPC ग्रुप डी में देंगे। तो आपको पहले बता चुके 1 तीर 3 शिकार होने वाला है। और याद रखिएगा हर भर्ती परीक्षाओं में आपको एग्जाम में ये बहुत काम देगा, GK GS। और हम GK GS का एनालिसिस भी कवर करवाने वाले हैं, ये बात पहले बता चुके हैं। तो आप कल से देखिएगा RPF कांस्टेबल का डे बाई शिफ्ट बाई GK एनालिसिस। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पढ़ते रहें। हमेशा आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है, आलतू फालतू काम नहीं करना है। आपका उद्देश्य लक्ष्य होनी चाहिए, पढ़ाई मतलब पढ़ाई, है कि नहीं। तो आपका काम सिर्फ पढ़ाई करना है, क्योंकि आपको सफलता प्राप्त करना